एक लड़की एक कमरे में बेजान सी पड़ी थी, जैसे उसे पैरालाइज कर दिया गया हो। तभी उस कमरे में 4 लोग अंदर आते हैं। वो लड़की देखती है, ये कोई और नहीं उसके माता पिता और भाई बहन थे। उसकी बहन सुचिका कहती है, मेरी प्यारी बहन प्रिया, क्या हाल चाल है। उसका भाई हर्ष कहता है, सुचिका बया ही होगी ना, हम सब ने मिलकर उसे ऐसा बना दिया है कि वह बोल भी नहीं सकती। तभी उसके पिता देवेश चौहान कहते हैं, मेरी प्यारी सौतेली बेटी, आज से तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी हमारी हुई, तुम कुछ भी नहीं कर सकती। तभी उसकी सौतेली माँ कहती है, हाँ तुमको पता है हम सब ने मिलकर तुम्हारे परिवार को मार डाला था, उनको भी ऐसे ही तड़पा कर मारा था। देवेश कहता है, आज तुम सच्चाई जान लो, क्योंकि 5 मिनट के अंदर तुम्हारा शरीर सड़ जाएगा। हम तुम्हारे मन में ये बोझ नहीं रहने दे सकते कि तुम्हें तुम्हारे ही परिवार ने मारा, इसलिए हमने तुम्हें ये सच्चाई बताई है कि तुम्हारी आत्मा को शांति मिल सके। प्रिया मन में कहती है, अगर मैं बच गई तुम सबका वो हाल करूँगी कि तुम सब मौत मांगोगे, पर मौत नहीं मिलेगी, ये हमारा वादा रहा। तभी उसका शरीर में बहुत दर्द होता है। वो चारों हंसने लगते हैं। प्रिया अपने मन में कहती है, जिस प्रॉपर्टी के लिए तुम सब ने हमें मारा है वो तो कब का किसी और की हो चुकी है। मेरे 25 साल का होने का इंतजार था ना, लेकिन तुम सबको नहीं पता, हमने 25 के होते ही अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम कर चुके हैं और हमारे मरते ही तुम सड़क पर आ जाओगे। इतने के बाद ही उसकी सांसें रुक जाती हैं और उसके शरीर से बदबू आने लगती है। देवेश कहता है, चलो यहाँ से और इस घर को आग लगा दो, जिससे ये लगे कि प्रिया की मौत आग लगने से हुई है। टू रीबर्थ। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से विला के अंदर एक लड़की को डॉक्टरों की टीम चेक कर रही थी। तभी मानरीटा पर सीधी लाइन चलने लगती है। एक डॉक्टर कहता है, सॉरी मिस्टर दीवान, हम आपकी बेटी को नहीं बचा पाए। ये सुन पूरा परिवार सुन्न रह जाता है। तभी मानरीटा से आवाज आने लगती है। दूसरा डॉक्टर कहता है, ये चमत्कार है, इनकी तो सांसें रुक चुकी थी। फिर ये चमत्कार कैसे हुआ, ये तो 1 महीने से हम कोशिश कर रहे थे पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब ये होश में आ रही। ये सुन सब खुश हो जाते हैं। तभी वो डॉक्टर फिर से चेक करता है, इस बार शॉक हो जाता है। तभी वो लड़की जो दिखने में 18 साल की लग रही थी, उसने अपनी आंखें खोलकर दी। ये देख डॉक्टर हैरान हो जाते हैं और खुश भी। वो लड़की चारों तरफ देख रही थी। थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर चले जाते हैं और पूरा परिवार भी बाहर आता है। डॉक्टर कहते हैं, अब वो पूरी तरीके से ठीक है, बस उनका कुछ चेकअप करना होगा, बाकी सब ठीक है। तभी एक औरत जो कि दिखने में 47 साल की लग रही थी कहती है, क्या मेरी बेटी ठीक है, अब वो हम सब से बात करने लगेगी। ये कहकर रोने लगती हैं। उनका नाम सुमन दीवान है। तभी उनके पति सूरज दीवान उनको संभालते हुए कहते हैं, सुमन जी आप रो क्यों रही हैं, अब तो हमारी प्रिंसेस ठीक हो चुकी हैं। सुमन जी कहती हैं, ये खुशी की बात है, हम अभी इसके दोनों भाइयों को बताते हैं, उनकी लाडली को होश आ गया है। ये सुन सूरज जी के चेहरे पर परेशानी के भाव आ जाते हैं। सुमन जी कहती हैं, क्या हुआ। सूरज जी कहती है, फिर उन दोनों को देखकर गुस्सा ना हो जाए। तभी उनके छोटे भाई रवि जी कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, क्या पता इस बार वो वही हरकत ना करे। सूरज जी कहते, अगर इस बार उन दोनों के साथ फिर वैसा व्यवहार किया तो छोटा तो नहीं बल्कि बड़ा भाई हमेशा के लिए देश छोड़कर चला जाएगा और उसकी खुशी के लिए कभी भी वापस नहीं आएंगी। सुमन जी कहती हैं, हमारी बेटी ऐसा कुछ नहीं करेगी, हम जा रहे हैं उनको बताने। सूरज जी कहते, हम भी यही चाहते हैं। दीवान फैमिली देश के दूसरे नंबर पर आती हैं। इधर कमरे में लेटी लड़की का नाम रोहिका था। रोहिका बेड से उठकर बैठ जाती हैं और कहती हैं, मैं कहाँ हूँ और मैं अपने शरीर को हिला कैसे पा रही हूँ। उन लोगों ने तो हमें पैरालाइज कर दिया था, तो हम ठीक कैसे हुए और ये हमारा कमरा नहीं है। तभी उसके सर में बहुत तेज दर्द होता है। ये प्रिया की आत्मा है जो रोहिका के शरीर में आ चुकी है। रोहिका कहती है, ये सब क्या है, मेरा रिबर्थ, वो भी इस लड़की के शरीर में जिसका एक्सीडेंट सुचिका ने किया था। तो हमने अपनी पूरी प्रॉपर्टी इसके नाम कर दी और सुचिका को बचाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया था। रोहिका कहती है, एक ये है जिसके परिवार वाले इसे कितना प्यार करते हैं और एक हम हैं जिसने क्या कुछ नहीं किया। परिवार का प्यार पाने के लिए क्या से क्या बन गए, फिर भी हमें धोखा मिला और इसे इसके भाई और पूरा परिवार जान छिकता है तो ये उनको अपना दुश्मन मानती हैं और उस भोचू को अपना प्यार क्या कहें। इसे वो उठकर वॉशरूम में जाती हैं और अपना चेहरा देखती हैं जो किसी 14-15 साल के बच्चे के जैसा लग रहा था। रोहिका कहती हैं, वाव ये कितनी खूबसूरत है, पर हमने यादों में इसे काली देखा था।
फिर कहती है हाँ उसने तो अपना क्लही चेंज कर लिया था। अब मजा आएगा जब दुश्मनों के नाक में हम दम करेंगे, लेकिन खुशी इस बात की है इस जन्म में हमें परिवार का प्यार मिलेगा। उसके शरीर के सारे घाव भर चुके थे, वो जाकर सावर कर लेती हैं। तभी उसके कमरे में उसकी चाची चोरी छापे आती हैं, इधर उधर देखती हैं, जब कोई नहीं दिखता कहती हैं ये कहाँ गई। तभी रूहिका उनके कंधे पर हाथ रख कहती हैं चाची आप किसे ढूंढ रही हैं। चाची जी कहती हैं शांत रहो नहीं तो रूही देख लेगी तो गुस्सा करेगी, हम बस उसे देखकर चले जाएंगे। रूहिका कहती है रूही दिखी आपको। चाची जी कहती है नहीं। रूहिका को सब प्यार से रूही कहते हैं। रूहिका कहती हैं कहीं भाग तो नहीं गई। चाची जी कहती हैं क्या यानी हम उसे नहीं देख पाएंगे। इतना कहकर दुखी सा चेहरा बना लेती हैं। रूहिका कहती हैं कोई बात नहीं आप हमसे मिल लीजिए। चाची जी बिना देखे कहती हैं हम तुम्हें देखकर क्या करेंगे, हम तो अपनी प्यारी रूही को देखेंगे जब वो मिल जाएगी। रूहिका कहती हैं तब क्या करें। चाची जी कहती हैं हम जाकर जीजी को बताते हैं। रूहिका कहती हैं हम भी चले। चाची जी कहती हैं ठीक है चलो। बिना देखे उसका हाथ पकड़े बाहर जाकर कहती हैं जीजी जीजी जीजी। सुमन जी कहती हैं क्या हुआ कनक। चाची जी कहती हैं जीजी रूही कमरे में नहीं है, हमने अभी देखा। ये सुन सब उनकी तरफ देखते हैं। रवि जी कहते हैं कनक जी आपने किसका हाथ पकड़ा है। चाची जी पीछे मुड़ते हुए कहती हैं ये तो जब सामने देखती हैं। रूहिका मुस्कुरा रही थी। कनक जी कहती हैं ये तो रूही है। रूहिका कहती हैं हम भी तो आपको यही कह रहे थे। कनक जी कहती हैं तुमने गुस्सा नहीं किया। रूहिका नामे सर हिला देती हैं। कनक जी उसे गले से लगाकर रो देती हैं, कहती हैं हमारी बेटी वापस आ गई, तुम अब हम पर गुस्सा नहीं करोगी। रूहिका भी गले लगाते हुए कहती हैं कभी नहीं। ये सुन सब मुस्कुरा देते हैं। सुमन जी कहती हैं आप उठी क्यों, आप अभी भी कमजोर और ये क्या शावलिया हैं, बाल भी गिले हैं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इतना कह कमरे में ले जाकर उसके बाल सुखाने लगती हैं। ये देख रूहिका के आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुमन जी कहती हैं क्या हुआ, हमारा बाल सुखाना अच्छा नहीं लगा। रूहिका उनके गले लग कहती हैं सॉरी मम्मा, आगे सब हम किसी के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे। सुमन जी कहती हैं कोई बात नहीं। तभी कमरे में दो लड़के आते हैं। वो दोनों ऐसे गले लगे देख पहले हैरान होते हैं। ये दोनों रूहिका के भाई हैं, बड़ा भाई अभय और दूसरा भाई मानव है। मानव कहता है रूही ये बात डरते हुए कही थी और अपनी आंखें बंद कर ली कि अब रूही उसके ऊपर गुस्सा करेगी, पर रूही आकर गले लग जाती है। मानव कहता है रूही तुम्हें गुस्सा नहीं करना है। रूही ना में सर हिला देती है। अभय कहता है तुम ठीक तो हो ना। रूही का हाँ में सर हिला देती है, लेकिन उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अभय के गले लग कहती हैं सॉरी भाई, हमसे गलती हो गई, आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी, प्लीज़ आप सब हमारे ऊपर गुस्सा होकर हमसे बोलना बंद मत करना। अभय उसके सर सहलाकर कहता है कोई बात नहीं, हम नाराज नहीं हैं। रूहिका कहती है सच्ची वो इतने प्यार से बोली, सब मुस्कुरा देते हैं। अभय कहता है हाँ। मानव कहता है अब तुम आदित्य के लिए हमसे लड़ाई नहीं करोगी। ये नाम सुनते ही मुंह बनाते हुए कहती हैं हम उस चिल्लाए के लिए अब कभी आप सब से लड़ाई नहीं करेंगे। मानव कहता है चिलगोजा ये क्या है। रूहिका कहती है हम उसी बंदर की शक्ल वाले आदित्य की बात कर रहे हैं। ये सुन अभय कहता है अब उससे प्यार नहीं करती। रूहिका कहती है नहीं, उस दिन हमने उसकी बातें सुन ली थी कि वो हमसे नहीं हमारे पैसों के लिए हमारे पीछे पड़ा है और वो किसी और से प्यार करता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। जैसा कि बताया ये स्टोरी टेलीग्राम स्टोरी चैनल पर पूरी तरह कंप्लीट अवेलेबल हो जाएगी। कुछ दिनों में डेली अपलोड होती है इस स्टोरी के पार्ट्स गाइज, और वहां आपको इसके सभी पार्ट्स मिल जाएंगे। साथ ही वहां लगभग 1000 स्टोरीज और उनके पार्ट्स भी अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बिना किसी रुकावट के सुन सकते हैं। मेरे कई YouTube चैनल्स जैसे द स्टोरी स्टेशन, द स्टोरी कैबिन, स्टोरी हब, द तले हाउस, द स्टोरी विलेज और भी कुछ चैनल्स की पुरानी और नई स्टोरीज को टेलीग्राम पर ही कंप्लीट किया जाता है। साथ ही इस स्टोरी के रेगुलर पार्ट्स भी वहीं अपलोड होते रहते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ज्वाइन करने के बाद पिन्ड मैसेज ज़रूर चेक करें, वहीं से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों बिना देर किए अभी तुरंत ज्वाइन करें और आराम से स्टोरीज का मजा लीजिए। ओपन बुक 1।
हम यही सुनकर रो रहे थे और आप सब से माफ़ी मांगने के लिए घर आ रहे थे कि हमारा एक्सीडेंट हो गया। अभय कहता है कोई बात नहीं, हमें हमारी रूही वापस मिल गई, अब हम उस आदित्य को छोड़ेंगे नहीं। रूही का कुछ नहीं कहती। सूरज जी कहते हैं अगर तुम सब का मिलन हो गया हो तो अब उसे आराम करने दो। रूही का कहती है हम इतने दिनों से आराम ही तो कर रहे थे, अब हमें आप सबके साथ बैठना है। अभय उसे गोद में उठाकर हाल में लेके आकर सोफे पर बैठा देता है। तभी एक लड़का भागते हुए आकर रूहिका के गले लग कहता है रूही आप ठीक तो हो ना, हमने सुना आपको होश आ गया तो हम भागते हुए आए हैं। रूही कहती है समर्थ भाई हम ठीक हैं, लेकिन आप ऐसे ही पकड़े रहे तो शायद ठीक रह पाएंगे। ये सुन समर्थ जल्दी से हट जाता है और कहता है तुमने हमें भाई कहा, सच में नहीं तो उस बंदर के चक्कर में सबसे रिश्ता तोड़ चुकी थी। फिर कहता है सॉरी हमने उस बंदर को बंदर कहा। रूहिका हंसते हुए कहती हैं अभी भी आपने बंदर को बंदर कहा है। ये सुन सब उन दोनों को देखने लगते हैं और सब एक साथ हंस देते हैं। दोनों सबकी तरफ देखते हैं जैसे पूछ रहे हो हमने क्या किया जो आप सब ऐसे हंस रहे हो। मानव कहता है दोनों ने एक ही शब्द कहा है, आदित्य को बंदर कहा, ऐसा कहूँ। रूहिका कहती है वो तो बंदर ही है, चिलगोजा कहीं का। समर्थ कहता है सही कहा, हम सब तुम्हारे लिए उससे भी अच्छा लड़का ढूंढेंगे और तुम उसे भूल जाओ। रूहिका कहती है सच, हमको आपको बताते हैं हमें कैसा लड़का चाहिए, फिर हम भी आपके साथ लड़के को लेने चलेंगे। चाची जी कहती हैं हम भी चलेंगे। मानव कहता है हम भी हैं। अभय कहता है कहीं से खरीद कर लाना है, क्या सब लोग लेने चलोगे। रूहिका कहती है तब कहाँ से लेके आओगे। सूरज जी कहते हैं समय आएगा तब पता चल जाएगा। रवि जी कहते हैं किसी दुकान पर नहीं मिलता है। रूहिका अपना मुंह बना लेती है, सब मुस्कुराने लगते हैं। कनक जी कहती हैं पर हम सब इसके लिए अच्छा लड़का देख कर लाएंगे। सब ऐसे ही बातें करते हैं। थोड़ी देर में सब डिनर करने बैठते हैं। वहां पर रूहिका के बगल में अभय बैठता है, दूसरी तरफ मानव बैठने जाता है, तभी समर्थ बैठ जाता है। मानव कहता है ये हमारी जगह है। समर्थ कहता है आप कहीं और बैठ जाए, आज हम यहाँ बैठेंगे। मानव कहता है नहीं हम यहीं बैठेंगे। सूरज जी कहते हैं कहीं पर बैठ जाओ, बैठने से मतलब है। समर्थ मानव को चिढ़ाने लगता है। मानव कहता है मुझे रूही के पास बैठना था। सुमन जी कहती हैं तुम कल बैठ जाना। मानव बेमन से बैठ जाता है। समर्थ रूहिका के प्लेट में कुछ ना कुछ डालता रहता है और अभय उसे अपने हाथ से खिला रहा था। ऐसे ही सब डिनर करते हैं। इस बार मानव रूहिका को गोद में उठाकर उसके कमरे में छोड़ता है और सब उसके पीछे पीछे रूहिका के कमरे तक आते हैं। मानव बेड पर लेटाते हुए कहता है अब तुम आराम करो। रूहिका हाँ में सर हिला देती है और सब कमरे से बाहर चले जाते हैं। बाहर सूरज जी कहते हैं इसके बदलाव से सब लोग खुश हैं। रवि जी कहते हैं हाँ, अगर वो बदली नहीं तो इस घर में फिर से खुशियाँ आएंगी। अभय कहता है लगता नहीं कि बदलेंगी और हम उस आदित्य को ठिकाने लगाते हैं। मानव कहता है कहीं वो हम सब से नफरत ना करने लगे। समर्थ कहता है उसे पता चलेगा तब ना हम में से कोई उसे नहीं बताएगा। मानव कहता है और बाहर वाले अभय कहता है तब का तब देखेंगे, पहले हम उसे आज ही गायब करवा देंगे, हम फिर से उसे खाने की वजह को ही नहीं छोड़ेंगे। कमरे में रूहिका सबके जाने के बाद उसके चेहरे से हंसी गायब हो जाती है। जो अब तक मासूम लग रही थी वो अब किसी शैतान से कम नहीं लग रही हैं। रूहिका लैपटॉप लेकर उसमें कुछ करती हैं और कहती हैं तुम सबका खेल खत्म, जितना मजा करना था कर चुके, अब तुम सब बर्बादी शुरू। फिर किसी को फोन करती हैं, कहती हैं करण हमारा एक काम है, जो डील होने वाली है वो किसी भी हालत में हमें मिलनी चाहिए। करण कहता है बस आप फिर उन लोगों के लिए कर रही हैं, आप हमारी बात मानिए, वो लोग आपको धोखा दे रहे हैं। रूहिका कहती है हमें पता है, इसलिए कल वकील को भेजकर उनसे जितना जल्दी हो सके सारी प्रॉपर्टी खाली करवाओ और तब को अकाउंट नंबर दे रहे हैं उसमें कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर देना। करण कहता है बस ये नंबर और ये अकाउंट किसका है। रूहिका कहती है हमारा, और कल हमसे मिलो। करण कहता है क्या आप अपना फेस हमको दिखाने वाली हैं। रूहिका कहती है कुछ ऐसा ही समझो, हम तुमको एड्रेस भेज देते हैं, हम तुमको एक फ़ोटो भेजेंगे, उसको उठा लो आज ही और इतना टॉर्चर करो कि फिर कभी किसी को धोखा देने से पहले हमारा बार सोचे। करण कहता है पर बान सब आपको किसने परेशान किया है जिसकी सहमत आई है।
रोहिका कहती है जितना कहा है उतना करो, बाकी का हम संभाल लेंगे, और जो गोल्डन फ्लावर कंपनी उन लोगों के कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है उसे रोक दो और ये अनाउंसमेंट कर दो जो भी कंपनी उनकी मदद करेगी वो हमारी दुश्मन होगी। करण खुशी से कहता है यस बास, हम ये काम जरूर करेंगे। रोहिका काल काट देती हैं और शैतानी हंसी हंसते हुए कहती है धोखा दिया है तो अंजाम भुगतना तो पड़ेगा, और तुम सब से अपने परिवार का बदला तो लेना बनता है। थोड़ी देर बाद आराम से सो जाती है। आधी रात को उसके कमरे का दरवाजा खुलता है, एक एक करके पूरा परिवार अंदर आता है। सुमन जी कहती हैं सो रही हैं। कनक जी कहती हैं हम यहाँ पर किस लिए आए हैं, अगर फिर से गुस्सा हो गई तो। समर्थ कहता है माँ धीरे बोलिए नहीं तो जग जाएगी। मानव कहता है हाँ हम जिस काम के लिए आए हैं वो भी नहीं होगा। अभय कहता है वो अब पहले के जैसी हो गई है तो चोरी छिपे आने की क्या जरूरत है। सूरज जी कहते हैं क्या पता आज जगी हो इसलिए ऐसा कर रही हो, इसलिए हम सब ने सोचा वो कल बदले उससे पहले हम सब मिलकर उसके साथ समय बिता लें। रवि जी कहते हैं वो सोई है तो हम उससे बात कैसे करेंगे। अभय कहता है वही तो मैं भी कह रहा हूँ। सुमन जी कहती हैं हम सब उसको देखने आए थे कि उसको कोई तकलीफ तो नहीं है, ना कि उसे जगाकर बात करने। तब सबको याद आता है वो लोग किस लिए आए थे। कुछ देर बाद सब चले जाते हैं। सबके जाने के बाद रोहिका आंखें खोलकर देती है और मुस्कुराने लगती हैं और अपने मन में कहती है कितना प्यारा परिवार है, और वो उस भोचू के पीछे पड़ी थी, उसके चक्कर में इन्हें कितना दर्द दिया, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, ना हम कभी अपनी सच्चाई बताएंगे जिससे ये लोग हमेशा हमारे पास रहें। अगर सुबह रोहिका फ्रेश होकर बाथरोब पहनकर कमरे में आती है और अपना कबर्ड खोलकर देखती है उसमें अजीब से कपड़े भरे हुए थे। रोहिका कहती है कल नाइट ड्रेस पहन ली थी लेकिन आज क्या पहने, हमारे बस का नहीं है ये सब पहनना। तभी उसकी नज़र एक पैकेट पर जाती है, उसे याद आता है ये अभय ने बड़े प्यार से रोहिका को दिया था, पर उसने खोला तक नहीं। रोहिका वो पैकेट खोलकर देखती है, उसमें बहुत खूबसूरत सी ड्रेस थी। उसे देखकर रोही खुश होकर कहती है चलो तो आज के पहनने के लिए कुछ तो है, नहीं तो हमें लगा कि ये फालतू के कपड़े पहनने पड़ेंगे। इतना कहकर जल्दी से चेंज करती हैं। चेंज करने के बाद उछलते कूदते हुए नीचे आती हैं। सब उसे देख हैरान होते हैं, पहले तो आज उसने कोई कलर नहीं लगाया था, ऊपर से अभय की लाई हुई ड्रेस पहन रखी थी। ये देख सब हैरान और खुश दोनों होते हैं। सुमन जी उसकी नज़र उतारते हुए कहती हैं आज हमारी बेटी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। रोहिका खुश होते हुए कहती हैं सच में। कनक जी कहती हैं हाँ। सूरज जी कहते हैं कहीं जाना है क्या। रोहिका कहती हैं डैड हमारे पास पहनने के लिए कोई अच्छे कपड़े नहीं थे और हम ये दिखा और ये बहुत सुंदर भी लगा, इसके अलावा हमारे पास एक भी अच्छी सी ड्रेस नहीं है। समर्थ कहता है इसमें क्या है, आज चलो हम तुम्हारे साथ शॉपिंग पर चलते हैं। रोहिका खुश होते कहती है सच। मानव कहता है हाँ। अभय कहता है हम भी तुम लोगों के साथ चलेंगे। ये सुन सब और हैरान। रवि जी कहती हैं तुम्हें ऑफिस नहीं जाना। अभय कहता है आज आप लोग संभाल लीजिएगा, आज हम रूही के साथ टाइम बिताने वाले हैं। सूरज जी कहते हैं बहन मिलते ही काम भूल गए, नहीं तो दिन में जल्दी चले जाते थे और रात को देर से आते थे, और आज सीधे छुट्टी। अभय कहता है तो आज मुझे मेरी बहन वापस मिली है तो क्यों नहीं आज हम ऑफिस नहीं आएंगे। सब नाश्ता कर शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर में माल के सामने कारों का काफिला आकर रुकता है, उसमें से अभय, मानव, समर्थ और रोहिका निकलते हैं। सब एक साथ अंदर जाते हैं। लेडीज सेक्शन में पहुंचकर रोहिका जैसे अपने लिए ड्रेस देखने जाती हैं, तुरंत उसके तीनों भाई उसके लिए ड्रेस देखने लगते हैं। तीनों एक एक करके उसे ड्रेस देते जाते थे। आसपास के जितने भी लोग थे उन्हें देख रहे थे। कुछ लोग उनमें इतना प्यार देख जल रहे थे तो कुछ उनको देख खुश हो रहे थे कि उनमें इतना प्यार है। रोहिका कहती है भाई हो गया, आप सब ने कितनी सारी शॉपिंग कर ली है। समर्थ कहता है अभी कहा, अभी तो शुद्ध सेक्शन में भी तो जाना है। इतना कह उसका हाथ पकड़ ले जाता है और उसके लिए तरह तरह के सैंडल शूज लेते हैं। फिर तीनों ज्वेलरी सेक्शन में जाकर उसके लिए वहां पर भी बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। रोहिका भी सबके लिए गिफ्ट लेती है। फिर सब कुछ खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहां पर सद रोहिका के पसंद का था। सबके खाने के बाद रोहिका वॉशरूम का बोल ऊपर चली जाती है, तभी उसे वहां करण दिखता है तो कहती हैं करण। करण कहता है
आप कौन? रूहिका कहती है तुम्हारी बास। करण कहता है यहाँ मजाक नहीं चल रहा, आप कितना क्यूट हो और मेरी बांस कितनी खड़ूस, वो आप हो ही नहीं सकती। रूहिका फ़ोन से उसे फ़ोन करती है। करण कहता है देखिए हमारे बास का फ़ोन आ रहा है, अभी हम पर गुस्सा करेगी। रूहिका कहती है पहले उठाओ तो सही। जब करण फ़ोन उठाकर हेलो बोलता है तो उसकी आवाज़ रूहिका के फ़ोन से आवाज़ आती है। रूहिका कहती है हम खड़ूस हैं। करण कहता है नहीं। रूहिका कहती है तुमको तो बाद में देखते हैं, पहले मेरा काम हुआ। करण कहता है हाँ हो गया है। चौहान फैमिली को 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है और उस लड़के को और उसके दोस्त को उठा लिया गया है, पर उन दोनों को कोई और भी ढूंढ रहा था। रूहिका कहती उन दोनों को इतना टॉर्चर करो कि मौत की भीख मांगे पर मौत ना मिले। करण ये बात कहता है। रूहिका कहती है और चौहान परिवार से सारे कनेक्शन खत्म कर दो, ऐसा हो कि वो लोग सड़क पर आ जाए, फिर हम उनको टॉर्चर खुद करेंगे। ये सुन करण कहता है अब तो मजा आएगा। रूहिका कहती है हम चलते हैं, नहीं तो हम पर शक हो जाएगा। इतना कह चली जाएगी। करण सोचता है किसको शक होगा, फिर कहता है कौन आज तक इनको समझ पाया है कि हम समझ लेंगे। इतना कह वो भी चला जाता है। जब रूहिका वापस आती है अभय कहता है बच्चा इतनी देर कहाँ लग गई? रूहिका कहती है भाई वो एक दोस्त मिल गया था। मानव कहता है कौन सा दोस्त? रूहिका कहती है सिर्फ दोस्त ही, आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। और सब लोग घर के लिए निकल जाते हैं। दीवान विला में रूहिका सबको सबका गिफ्ट देती है। सब ये सब देख बहुत खुश होते हैं। तभी सूरज जी का फोन बजता है। उधर से कड़क आवाज आती है हम सब वापस इंडिया आ रहे हैं। ये सुन सूरज जी खुशी से कहते हैं सच? और कब वापस आ रहा है? तुझे पता है तुझे देखे कितने साल हो गए हैं। उधर से अमर जी जो कि इनके बचपन के दोस्त थे मगर बिजनेस की वजह से लंदन चले गए थे, उनको गए 20 साल हो गए हैं। तो दोस्तों आज का पार्ट यहीं खत्म होता है। अगर आप इस स्टोरी के आगे के पार्ट्स और बाकी स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। वहाँ ये स्टोरी कंप्लीट है और साथ में 1000 जोड़ स्टोरीज भी अवेलेबल हैं। मेरे YouTube चैनल्स जैसे द स्टोरी स्टेशन, द स्टोरी कैबिन, स्टोरी हब, द तले हाउस, द स्टोरी विलेज की ओल्ड और न्यू स्टोरीज भी वहीं कंटिन्यू होती हैं और डेली नए पार्ट्स अपलोड होते रहते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा कमेंट सेक्शन में लिंक है, अभी ज्वाइन करें। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ज्वाइन करके पिंड मैसेज जरूर चेक करें। तो देर मत कीजिए दोस्तों, अभी ज्वाइन करें और स्टोरीज का मजा लें। ओपन बुक 1। अमर जी कहते हैं आज ही हम सब अपने विला पहुंचने वाले हैं, इस समय कार से फ़ोन किया है। सूरज जी कहते हैं अभी क्यों फ़ोन किया, जब पूरे देश को पता चल जाता कि ना एक बिजनेसमैन अमर ओबराय इंडिया आ चुका है, तब बताता। इतना जल्दी बताने की क्या ज़रूरत थी? अमर जी कहते हैं बताने वाला था, फिर सोचा सरप्राइज दूँ इसलिए नहीं बताया। सूरज जी कहते हैं सरप्राइज सामने से दिया जाता है ना कि फ़ोन पर। अमर जी कहते हैं हमें पता है, लेकिन जैसे पता चला उसकी मौत हो चुकी है, खुद को नहीं रोक पाया, यहाँ आ गया। ये बात सुनकर सूरज जी कहते हैं हम भी सुने हैं, लेकिन हम सब ने पूरी कोशिश करके उसकी आखिरी निशानी को नहीं बचा पाए। अमर जी कहते हैं इसलिए तो आ रहे हैं, उसके गुनहगारों को सजा जो देना है। सूरज जी दुखी होकर कहते हैं हाँ हम भी तेरे साथ हैं। फिर थोड़ी देर में काल काटकर खुशी से कहते हैं आज मेरा दोस्त आ रहा है। सुमन जी कहती हैं सच? सूरज जी कहते हैं हाँ, और शायद 1 या 2 दिन हमारे साथ ही रहे जब तक उसके घर काम पूरा नहीं हो जाता। रवि जी कहते हैं ये तो और खुशी की बात है। सुमन जी कहती सेजल तो कनक की बेस्ट फ्रेंड है, दोनों की बहुत बनती थी। कनक कहती है हाँ जी अब पता नहीं कैसी होगी। मानव कहता है उनके साथ वो अकदू भी आ रहा है। सूरज जी हंस के कहते हैं तू अभी तक उसे नहीं भूला? अभय कहता है वो भूलने वाली चीज है जो अपनी आंख से दूसरे को डरा दे। रूहिका जो शुरू से सबकी बातें सुन रही थी, वो मन में कहती है अब ये कौन है जिसके बारे में रूही के मेमोरी में भी कुछ नहीं है। फिर अपना सर झटक कर कहती हैं भाई क्या वो कोई भूत है क्या जिसकी आंखें देखकर सब डरते थे? अभय कहता है नहीं बच्चा, वो वैसा ही है, उसका नाम राजवीर है, सब प्यार से उसे वीर कहते थे, पर वो सबसे चिढ़ा रहता था। रूहिका कहती है तब तो उसे कमरे में बंद करके रखना चाहिए, ना किसी से मिलेगा ना ही छेगा। सब उसकी बातों पर हंस देते हैं।
सुमन जी कहती है बेटा तुम जाकर चेंज कर लो, आज थक गई होगी। सूरज जी कहते हैं और हमने तुम्हारा ट्रांसफर करवा दिया इन सब के कॉलेज में। ये सुन सब रूही की तरफ देखते हैं कि वो अब गुस्सा होगी, लेकिन उसके उल्ट रूही का कहती है सच्ची हम भी उस कॉलेज में नहीं पढ़ना चाहते थे, कितना बोरिंग कॉलेज था वो। समर्थ कहता है यानी रूही हमारे साथ पढ़ेगी। रवि जी कहते हैं हाँ और तुम्हारे क्लास में। ये सुन समर्थ कहता है तब तो मजा आएगा। थोड़ी देर बाद रूही का अपने कमरे में चली जाती है और फ्रेश होकर कार्टून वाला नाइट सूट पहनती है जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऊपर से उसके गोल्डन बाल उसे अलग बना रहे थे। वो थोड़ी देर वो ही बैठकर अपना काम करती है और उसे नींद आ जाती है, वो सो जाती है। इधर नीचे रूहिका के जाते ही कारों का काफिला आकर विला के बाहर रुकता है। तभी एक गार्ड आकर कुछ कहता है। सूरज जी कहते हैं वो लोग आ गए हैं। उसके बाद पूरा परिवार बाहर जाता है, देखता है पूरा ओबरॉय परिवार खड़ा था। सब उनका स्वागत करते हैं। अंदर सब सोफे पर बैठ बातें करते हैं। सूरज जी कहते हैं शिवाय नहीं दिख रहा है। अमर जी की पत्नी सुशीला जी कहती है वो मीटिंग के लिए गया है, रात तक आ जाएगा। रवि जी कहते हैं 21 साल के उम्र में ही उसने बिजनेस संभाल लिया है। विक्रम जी अमर जी के छोटे भाई कहते हैं हाँ उसने अभी से पूरा बिजनेस संभाला हुआ है। हम तो कहते हैं इन दोनों को भी उससे सीखना चाहिए। कबीर और सिद्धि की तरफ इशारा करते हैं। कबीर कहता है पापा अभी तो हम 19 साल के हैं। सिद्धि कहती है चाचा जी हम तो 18 साल के, अभी से हम काम में नहीं डूबने चाहते जैसे भाई डूबे रहते हैं। हम तो कहते हैं उन्हें कोई गर्लफ्रेंड बना लेनी चाहिए जो उनको थोड़ा जीना सिखा सके। अमर जी कहते फिर तुम दोनों का शुरू हो गया। सुशीला जी कहती हैं वैसे आपके बेटों से तो मिल लिए, लेकिन आपकी बेटी कहाँ पर है, वो दिख नहीं रही। कबीर कहता है कहीं हमसे शर्मा कर तो नहीं छिप गई। अभय कहता है मेरी बहन के बारे में ज्यादा नहीं बोल रहे हो। कबीर हंसते हुए कहता है दिखी नहीं तो हमें लगा। तभी सुमन जी मेड को बुलाने को कहती है। मेड थोड़ी देर में आकर कहती है मैम मैडम तो सो गई हैं। कनक जी कहते हैं हम जगा कर ले आते हैं। रवि जी कहते हैं आज थक गए हैं शॉपिंग पर से आकर, इसलिए अभी सोने दो। सब उनकी बात मान जाते हैं। सब ऐसे ही बात करते हैं। तभी वहां पर शिवाय आता है। अमर जी कहते हैं लीजिए आ गया हमारा बेटा। शिवाय सुमन जी कहती हैं पहले फ्रेश हो जाओ उसके बाद बातें करते हैं। शिवाय बिना बोले हाँ में सर हिला देता है। मानव उसे रूहिका के बगल वाला कमरा दिखा देता है। थोड़ी में शिवाय फ्रेश होकर नीचे जाने लगता है। तभी उसकी नज़र बगल के थोड़े से खुले कमरे में पड़ती है जिसमें रूहिका उठकर बैठी थी और अपनी आंखों मसल रही थी। इसमें वो बहुत क्यूट लग रही थी। शिवाय एक पल के लिए उसे देखता रह जाता है। रूहिका जब वॉशरूम में जाती है तब वो होश में आता है और खुद से कहता है ये मैं क्या कर रहा हूँ, इसको देखते ही मुझे क्या हो गया था। फिर कुछ सोचकर नीचे चला जाता है और सबके साथ बैठ जाता है। रूहिका भी कुछ देर में नीचे आकर अभय और मानव के बीच में बैठ जाती है। अभी तक उसकी नज़र किसी पर नहीं पड़ी थी। शिवाय उसकी हर हरकत देख रहा था। सुशीला जी कहती हैं बेटा आप हैं रूहिका। ये सुन रूहिका उनकी तरफ देखती है, फिर सुमन जी की तरफ। ऐसे ही वो बार बार दोनों की तरफ देख रही थी। सुमन जी कहती हैं वो आपके डैड ने कहा था उनके दोस्त आने वाले हैं, ये वही लोग हैं। रूहिका तब जाके सबको नमस्ते करती हैं। कबीर कहता है तुम कितनी क्यूट हो। रूही कहती है सच्ची में। सिद्धि कहती है हाँ। रूहिका कहती है तुम भी बहुत खूबसूरत हो। तीनों आपस में बातें करने लगते हैं। इनमें किसी ने ध्यान नहीं दिया, शिवाय उनको घूर रहा था। मानव कहता है रूही इनसे नहीं मिली हूँ, ये है इनके बड़े बेटे शिवाय ओबराय। ये नाम सुनकर रूहिका कुछ सोचती है, फिर कहती है भाई ये वही है ना जो खड़ूस हैं आप कह रहे थे। फिर ध्यान से शिवाय को देखकर कहती है भाई आप वैसे सही कह रहे थे, इनको देखकर लगता नहीं है कि इनको बोलना भी आता है। शिवाय कहता है तुमको ऐसा क्यों लगता है। रूहिका कहती है क्योंकि हमने हेलो कहा आपने कुछ जवाब नहीं दिया। शिवाय कहता है मेरा मन नहीं था। रूहिका तभी तो आप खड़ूस हो, जब कोई हेलो कहता है तो उसका जवाब दिया जाता है, ना कि मुंह बंद करके रहा जाता है। शिवाय कहती है तुम जानती हो किससे बात कर रही हूँ। रूहिका कहती है हाँ आपसे। सब उसकी बात सुन हंस देते हैं। सिद्धि कहती है भाई आप वो भी बहस कर रहे हो। कबीर कहता है सच में ये अचंभित करने वाली बात है, नहीं तो इतनी बात भाई महीने में भी ना बोले। शिवाय उनको घूरता है। दोनों शांत हो जाते हैं।
रोहिका कहती है आप उन दोनों को क्यों घूर रहे हो, हमने भी तो यही सुना था कि आप गूंगे हो पर आप तो बोल रहे हो। शिवाय कहता है मैं गूंगा नहीं हूँ। रोहिका कहती है वो तो आपसे मिलने के बाद पता चला, नहीं तो लगा था ये नहीं कहा आप हो। अभय कहता है शांत हो जाओ बच्चा, ज्यादा किसी को परेशान नहीं करते। रोहिका आराम से बैठ जाती है। थोड़ी देर में सब डिनर करते हैं। रोहिका सबसे खुशी से बात करती है पर शिवाय को इग्नोर कर देती है। इससे उसे गुस्सा आ रहा था पर वो कुछ नहीं बोलता। सब थोड़ी देर में अपने कमरे में चले जाते हैं। रोहिका अपने कमरे में जाकर किसी को कॉल कर कहती है हमें प्रिया चौहान के जन्म से लेकर उसकी मौत तक की सबकी जानकारी चाहिए। उधर से आवाज आती है पर मैम उनकी इन्फॉर्मेशन निकालना आसान नहीं है। रोहिका कहती है हमें नहीं पता, चौहान परिवार और प्रिया की 2 दिन के अंदर जानकारी चाहिए, नहीं तो शायद तुम नहीं रहोगे। ये बात समझ में आई। उधर से डरते हुए आवाज आती है पर मैम। रोहिका कहती है ठीक है अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। इधर से आवाज आती है नहीं मैम हम कोशिश करते हैं। रोहिका कहती है यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, समझ गए। इतना कह काल काट कर कहती हैं आखिर हो कौन तुम जिसे ये लोग जानते हैं। हमें पता है प्रिया से कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है पर क्या ये जानना है। इधर उसके कमरे के बाहर शिवाय फोन पर बातें कर रहा था, तभी रोहिका की आवाज सुनने लगता है और आधी बात सुनता है। कॉल करने के बाद की शिवाय कहता है आखिर ये है कौन जो बाहर दिख रही थी, बिल्कुल उसके उल्ट हैं। रोहिका तुम एक पहेली बनती जा रही हो। उसके बाद शिवाय वहां से चला जाता है। रोहिका अंदर अपने बारे में सोच रही थी कि उसे एक ख्याल आता है। वो करण को कॉल कर कहती है कफन चौहान परिवार के हर एक सदस्य की पूरी जानकारी निकालो, आज से 25 साल पहले तक की। करण कहता है पर क्यों। रोहिका कहती है जितना कहा है उतना करो और 2 दिनों के अंदर हमें उनकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। करण यस मैम कहता है। रोहिका कल कट करके कहती है जल्दी ही तुम सद की बारी आने वाली है। इधर चौहान विला में सब परेशान घूम रहे थे। सुचिका कहती है डैड उस मनहूस के मरने के बाद अरे ऊपर तो मुसीबत का पहाड़ टूट गया है। दिवेश जी कहते हैं हाँ पता नहीं उसने कद अपनी प्रॉपर्टी किसके नाम कर दी, हमें पता भी नहीं चला। हर्ष कहता है अब हम क्या करें। मिसेज चौहान कहती है हमने उसे इतने सालों तक पाला पोसा और उसने हमें धोखा दे दिया, उसे शर्म भी नहीं आई। सुचिका कहती है उसका कोई फायदा तो नहीं हुआ, इससे अच्छी जिंदगी जब वो जिंदा थी तब हम जी रहे थे। आज हम सब सड़क पर आने वाले हैं। दिवेश जी कहते हैं वकील ने सख्त वार्निंग दी है, अगर 1 हफ्ते में हमने घर खाली नहीं किया तो धक्के मारकर निकाल देंगे। मिसेज चौहान कहती है उसने असली मालकिन का नाम भी नहीं बताया, नहीं तो ये हम भी जानते कि कौन उसका सगा है कि जिसे उसने अपना एक पैसा तक दे दिया है। हर्ष कहता है मॉम यही तो पता नहीं चल रहा है। दिवेश जी कहते हैं ऊपर से जो हमारा बिजनेस है वो भी घाटे में आ गया, सारे पार्टनर अपना हाथ पीछे खींच ले रहे हैं। हर्ष कहता है डैड एक बार गोल्डन फ्लावर की कंपनी से बात करने की कोशिश तो कीजिए। दिवेश जी कहते हैं वो मिलने को तैयार ही नहीं है, हमने बहुत कोशिश की ये जानने की हमने कैसे उन्हें नाराज कर दिया, पर ये बात समझ में नहीं आई ना वो लोग मिलने को तैयार हैं। अगली सुबह दीवान विला में सब नाश्ता करके तैयार होते हैं। रोहिका भी आज अच्छे से तैयार होके आती है। सूरज जी कहते हैं बेटा कहीं जाना है। रोहिका कहती है डैड कॉलेज। ये सुन सब आपस में देखने लगते हैं। सुमन जी कहती हैं अभी तो ठीक हुई हो, थोड़े दिन आराम कर लो। रोहिका कहती है हमने दवा ले ली है, हम बिल्कुल भी ठीक है, डॉक्टर ने भी तो कहा है हम बिल्कुल ठीक है। वैसे भी वहाँ पर भाई तो है ना। समर्थ कहता है मैं इसके साथ हर वक्त रहेगा। मानव कहता है मैं भी इसके साथ हूँ, आप सब चिंता मत कीजिए। ओबराय परिवार को रोहिका के एक्सीडेंट के बारे में पता चल चुका था। सुमन जी कहती है पर रोहिका उदास सा मुंह बना लेती है। अभय कहता है मॉम जाने दीजिए, वैसे भी घर में रहकर बोर हो जाएगी। सूरज जी कहते हैं ठीक है पर वहाँ पर बदमाशी मत करना। रोहिका मुस्कुरा देती है। रवि जी कहते हैं तुम्हारे दिमाग में कुछ शैतानी चल रही है। रोहिका मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है हम क्या कर सकते हैं। तभी सिद्धि, कबीर और शिवाय आते हैं। सुशीला जी कहती हैं आज तुम सब कॉलेज देखाओ। कबीर कहता है बड़ी माँ वहीं हम सब जा रहे हैं। उसके बाद सब वहां से चले जाते हैं। कॉलेज में पहुंचने के बाद पहले शिवाय, कबीर और सिद्धि प्रिंसिपल से मिलकर अपने क्लास में जाते हैं। फिर अभय और रोहिका जाते हैं। प्रिंसिपल अभय से कुछ बातें करते हैं, फिर कहते हैं पर कॉलेज ट्रांसफर तो हो गया है,
इसका सब्जेक्ट नहीं चेंज हो सकता है। अभय कहता है क्यों नहीं हो सकता। प्रिंसिपल थोड़ा डरते हैं और कहते हैं ये रूल के खिलाफ है। रूहिका जो सब सुन रही थी कहती हैं भाई हम प्रिंसिपल सर से अकेले में बात करनी है। अभय कहता है बच्चा। रूहिका सीरियस होकर कहती हैं भाई हम संभाल लेंगे। अभय चला जाता है। प्रिंसिपल कहते हैं तुम्हारे भाई की बात नहीं मानी तो तुम्हारी क्या बात मानूंगा। रूहिका कहती हैं कौन से रूल में लिखा है मेरा सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। प्रिंसिपल कहते हैं ये इस कॉलेज का रूल है। रूहिका अजीब से मुस्कुराते हुए कहती हैं हम हर रूल को तोड़ते हैं। प्रिंसिपल कहते हैं तुमको तो अब कॉलेज में टिकने नहीं देंगे। इतना ही कहा था कि रूहिका पेपर वेट उनके ऊपर फेंकती हैं जो सीधा उनके आंख के बगल से होता हुआ जाके दीवार पर लगता है। दीवार में छेद हो जाता है। प्रिंसिपल डरते हुए कहते हैं ये क्या हरकत है। रूहिका कहती हैं एक और बार बताते हैं इस बार सीधा सर फोड़ देंगे। प्रिंसिपल कहते हैं हम तुम्हारी शिकायत करेंगे। रूहिका कहती है जिसका कॉलेज है उसका किससे शिकायत करेंगे। प्रिंसिपल कहते हैं क्या। रूहिका हंसते हुए कहती है सही सुना ये कॉलेज हमारा ही है और आप आज शाम तक अपना रेजिग्नेशन लेटर इस कॉलेज को देंगे। प्रिंसिपल कहते हैं अगर नहीं दिया तो। रूहिका खड़ी होकर प्रिंसिपल को जोरदार थप्पड़ प्रिंसिपल को मारती है और गन निकालकर उसके सर पर रख कहती हैं जितने काले कारनामे करने थे हो गया। अब हम इस कॉलेज से धीरे धीरे कचरा साफ करना है समझे। प्रिंसिपल डरते हुए कहते हैं कौन से काले कारनामे। रूहिका कहती हैं हम बताने में नहीं पूरी दुनिया को दिखाने में विश्वास रखते हैं। प्रिंसिपल पैर पकड़ कहता है हमें माफ कर दो और सबूत प्लीज पूरी दुनिया को मत दिखाना नहीं तो हमारी इज्जत नहीं रह जाएगी। रूहिका कहती है तब अपने मर्जी से रिजाइन कर देना। तभी एक टीचर और 20 साल की लड़की अंदर आती हैं। दोनों को ऐसे देखकर टीचर तो चौंक जाती हैं लेकिन लड़की वैसे ही खड़ी रहती है। रूहिका कहती है मिस ईशा आप इनको प्रिंसिपल का काम समझा दे और इस प्रिंसिपल को इस कॉलेज से रवाना करें। ईशा कहती हैं यस मैम जरूर होगा। रूहिका वहां से चली जाती हैं। बाहर अभय कहता है क्या हुआ इतना समय क्यों लग रहा था। रूहिका कहती है वो भाई हमने प्रिंसिपल सर को अपनी प्रॉब्लम बताई तो वो मान गए और कह रहे थे कि अब बूढ़े हो गए हैं इसलिए समझने में देर लगती है। अभय उसको अजीब नजरों से घूरता है। रूहिका दांत दिखाकर कहती है आप पूछ सकते हैं। अभय कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है चलो हम तुम्हें तुम्हारे क्लास तक छोड़ देते हैं। रूहिका खुशी से कहती है चलिए भाई वहाँ पर कितने सारे बच्चे और बच्चियाँ होंगी मजा आएगा। अभय कहता है इसमें मजा क्या आएगा। रूहिका कहती है कुछ नहीं भाई हमने तो वैसे ही कहा। अभय उसका सर सहलाकर कहता है तुम्हारा क्लास आ गया है। रूहिका अंदर चली जाती है और अभय अपने क्लास में चला जाता है। रूहिका मन में कहती है अब दोबारा से पढ़ना पड़ेगा तो वही सब्जेक्ट तो थोड़ी ना पड़ेगे। वैसे ये भी बुरा नहीं है लेकिन काम चला लेगे। तभी एक आवाज आती है रूही हम इधर हैं। रूहिका सर उठाकर देखती है तो समर्थ और सिद्धि बैठे थे। रूही उधर ही चली जाती है और सारे बच्चे उसके सुनहरे बाल देखते रह जाते हैं और उसकी खूबसूरती में खो जाते हैं। समर्थ को ये देख गुस्सा आता है कि कैसे सब लोग उसकी बहन को देख रहे हैं इसलिए वो गुस्से से कहता है अपनी आंखें नीची करो नहीं तो निकालने में टाइम नहीं लगेगा। सब समर्थ को अच्छे से जानते थे कि वो दीवान परिवार का बेटा है इसलिए उससे कोई उसकी बात टाल नहीं सकता था। समर्थ सीधा जाके रूही को अपने बगल में बैठा कर उसके बाल सही करके कहता है प्रिंसिपल ने तो कुछ नहीं कहा। रूहिका कहती है नहीं वो तो आसानी से मान गए। सिद्धि कहती है सच लेकिन भाई ने उनको धमकाया था तब वो माने और हमारी पहचान जानकर तो वो और डर गए थे। रूहिका कहती है नहीं ऐसा नहीं है। तब तक टीचर आ जाती है और टीचर कहती हैं आज 2 ट्रांसफर स्टूडेंट आई हैं। फिर सिद्धि और रूहिका अपना परिचय देते हैं। ऐसे ही दोनों अपना क्लास अटेंड करते हैं। फिर तीनों कैंटीन में जाके बैठते हैं। तभी वहां पर अभय शिवाय मानव कबीर और अभय का दोस्त विनय आता है और सब एक साथ बैठते हैं। मानव भी रूही से पूछता है कि प्रिंसिपल मान गए। तब रूही उसे वही जवाब देती है और पूछती है आप सब प्रिंसिपल के पीछे क्यों पड़े हैं। मानव कहता है वो बस अमीर लड़कों की बात सुनता है और गरीबों की कुछ नहीं सुनता। रूहिका कहती है लेकिन वो तो मेरी बात प्यार से मान गए। वहीं पर ईशा बैठी थी वो खांसने लगती है। सब उसकी तरफ देखते हैं। रूहिका पानी देते हुए कहती है सोचा कम करो और पानी पी लो। ईशा अपनी भीगी आंखों से उसकी तरफ देखकर गिलास का पानी ले लेती है और कहती है थैंक्स मैम। रूहिका उसे घूरती है तो ईशा अपनी बात सही करते हुए कहती है मिस। रूहिका कहती है कोई बात नहीं
अगली बार ध्यान रखना। ईशा हाँ में सर हिला देती है। रोहिका अपनी जगह बैठ जाती है। मानव पूछता है, उसे हुआ क्या था? रोहिका कहती है, कुछ नहीं, बस ठसका लग गया था। ईशा मन में कहती है, हाय कितनी मासूम दिखती है, अगर लड़का होती तो अभी प्रपोज कर देती मैं। रोहिका घूर कर उसे देखती है। ईशा हड़बड़ाकर अपने काम पर लग जाती है। समर्थ कहता है, वैसे रोहित तुमने ऐसा क्या किया कि प्रिंसिपल मान गए? तो दोस्तों, अगर आप इस स्टोरी के बाकी पार्ट्स और ऐसे ही और स्टोरीज का मज़ा लेना चाहते हैं तो सीधे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। वहां आपको कंप्लीट स्टोरीज, साथ में 1000 जोड़ स्टोरी पार्ट्स और डेली नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। मेरे सभी चैनल्स जैसे द स्टोरी स्टेशन, स्टोरी हब, द तले हाउस आदि की नई और पुरानी स्टोरीज भी वहीं कंटिन्यू होती हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा कमेंट सेक्शन में लिंक दिया है, अभी ज्वाइन करें। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ज्वाइन करने के बाद पिन्ड मैसेज ज़रूर चेक करें। तो दोस्तों, मौका मत गंवाएं, अभी ज्वाइन करें और नॉन स्टॉप स्टोरीज एंजॉय करें। ओपन बुक 1। रोहिका कहती है, वो बूढ़े हो गए थे तो सोचा पुण्य कर रिटायर ले, इसलिए उन्होंने हमारी बात मान ली और रिजाइन करके संन्यास लेने चले गए। कबीर कहता है, संन्यास? रोहिका कहती है, हाँ, वो अब मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो हम थोड़ी ना रोक सकते हैं। हमने तो कहा था अभी टाइम नहीं आया है, पर वो नहीं माने। ये बात सुन ईशा फिर खांसने लगती है। अभय कहता है, आखिर तुम्हें हुआ क्या है जो बार बार हमारी बात सुन तुम्हें खांसी आ जा रही है? ईशा रोहिका की तरफ देखती है। रोहिका फिर पानी देते हुए धीरे से कहती है, नहीं सुन पा रही तो कहीं और बैठ जाओ, नहीं तो हम पर तुम्हारी वजह से शक हो जाएगा, समझी? ईशा जल्दी से लंच कर वहां से चली जाती हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं सून दूसरे किसी स्टोरी में। टेक केयर, बाय।